दिलाएगी कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये हालत हो गई है कि उस मुल्क का नाम सुनते ही इस मुल्क के होश उड़ने लगे हैं। जो अधिकारी अपना काम शायद ही कभी ठीक से कर पाते हों, वो तुरंत केस दर्ज कर हीरो बन जाते हैं। राजद्रोही लगता है इस वक्त का सबसे बड़ा अपराध हो गया है। पब्लिक लड़की के घर भी चली जाती है, पत्थर मारने लगती है। हम बेंगलुरु की अमूल्या को लेकर बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले उस छोटी सी कहानी को सुनाना चाहते हैं। कहानी ये है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के 9 महीने बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है। गांधी जी की हत्या के 3 दिन पहले 27 जनवरी को संविधान सभा की बैठक हुई थी। उसके 9 महीने बाद संविधान सभा की अगली बैठक होती है 4 नवंबर 1948। सुबह के 11 बज रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठक हो रही है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, माननीय सदस्यों, इससे पहले कि हम ऑर्डर पेपर के आइटम पेपर्स पर बात करें, मैं आप सभी से अपने अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करूंगा ताकि हम राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि और सम्मान दे सकें, जिन्होंने हमारे मुर्दा जिस्म में सांस फूकी, जो हमें निराशा के अंधकार से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले गए, जो हमें गुलामी से आज़ादी की ओर ले गए। दुआ है, प्रार्थना है कि वे हमें मार्ग दिखाते रहेंगे। उनकी जिंदगी और शिक्षा यानी तालीम हमारी मंजिल के पथ की रोशनी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर सभी सदस्य खड़े होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं बापू को, और इसके बाद सदस्य बैठ जाते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्यों से एक और आग्रह करते हैं कि वे सभी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बीपी खेतान और डीएस गुरंग को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हों, और कहते हैं कि मैं आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करता हूं ताकि हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को श्रद्धांजलि दे सकें, जिन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और अड़िग निष्ठा से पाकिस्तान की स्थापना की और जिनका इस समय गुजर जाना हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम सीमा के उस पार रहने वाले अपने भाइयों को अपनी सहानुभूति पेश करते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का निधन हुआ। गांधी की हत्या के बाद जिन्ना ने 4 फरवरी 1948 को श्रद्धांजलि दी थी गांधी जी को, और उनकी तारीफ में कहा था कि हमारे जो भी मतभेद रहे हों, लेकिन हिंदू समाज से निकले सबसे महान शख्सियतों में से एक थे। उनका सभी सम्मान करते थे। उनके जैसे महान शख्स की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ये और बात है कि गांधी सभी के नेता थे, मगर जिन्ना ने उन्हें इस तरह से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का निधन हुआ, तो भारत की संविधान सभा में गांधी जी के साथ उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाती है। इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि विभाजन के बवंडर में भी हमारे नेताओं का किरदार और कद कितना बड़ा था। उस वक्त दोनों तरफ से सभी मजहबों के 20 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए थे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा में पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर जिन्ना को। मुझे श्रद्धांजलि और जिंदाबाद के नारे में फर्क पता है। तब भी यह कहानी बताती है कि भारत को खुद में उस वक्त कितना भरोसा था, उस समय के नेताओं का दिल कितना बड़ा था। आज कोई ऐसा कह दे तो उनका चेहरा लाल रंग से घेर दिया जाएगा और न्यूज चैनलों पर चलाया जाएगा कि देखो ये गद्दार है, ये जिन्ना के बारे में तारीफ कर रहा है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में हुआ था। लेकिन तब उनके खिलाफ कोई देशद्रोह या राजद्रोह का मामला नहीं दर्ज हुआ था। रात होते होते सबके चेहरे को दुश्मन का सबसे बड़ा चेहरा बता दिया जाता कि ये वो आदमी है जो भारत की संसद में जिन्ना को श्रद्धांजलि देने आया। अगर हम ये कहानी जानते तो बेंगलुरु की 19 साल की लड़की की बात पर हम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। दिक्कत यह है कि गाइड बुक पढ़ के लोग अधिकारी बन जाते हैं, मगर न्यूज चैनलों ने दिन रात गद्दार पाकिस्तानी बताते बताते लोगों का यह हाल कर दिया है कि बेंगलुरु की इस सभा में 19 साल की लड़की ने पाकिस्तान को जिंदाबाद क्या कहा। आप मंच पर देखिए कैसे घबराहट मच गई है। ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी। अमूल्या, लियोना, नरोना को कोई खींचने लगा तो कोई माइक छीनने लगा। उन्हें भी अपना डर हो गया कि वो सब गिरफ्तार हो जाएंगे। वो लड़की अपनी पूरी बात नहीं कर सकी। अमूल्या ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन कोई अफसर तुरंत सक्रिय हो जाता है, उस पर भी इस राजनीति और मीडिया के बनाए दबाव का असर होता है। वरना ऐसे अफसरों के दफ्तरों के आगे गरीब लोग दिन रात चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें कम ही मामलों में न्याय मिल पाता है। मीडिया ने 5 साल में जो मेहनत की है उसी का नतीजा है कि अमूल्या के घर भीड़ चली गई।
हमला कर दिया। कुछ लोग चिकमंगलूर के उसके घर गए और पिता से कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाएं। बताइए, पिता ने कहा कि जबरन नारे लगवाए गए। उन्होंने द हिंदू अखबार से कहा है कि मैं एक देशभक्त हूं, मेरे घर कई लेखक नेता वगैरह आते रहते हैं। बेटी के लेकर पिता के अलग अलग जगहों पर अलग अलग बयान छपे हैं, जिनसे पता चलता है कि वे अपनी बेटी के इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उनका यह कहना विचित्र लगा कि अमूल्या की जमानत के लिए वकील के पास नहीं जाएंगे। बताइए, यह असर हो गया, इतना भय हो गया उनका टीवी और आज की राजनीति का। जेल में सड़ जाए तो सड़ जाए उनकी बेटी, और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर पुलिस इसकी हड्डियां तोड़ दे। कमाल है, भीड़ और मीडिया का दबाव ऐसा हो गया है कि कोई पिता इस तरह से बिखर जाता है। काश वे ऐसा नहीं कहते, लेकिन आप इसे अमूल्या और उसके पिता के संदर्भ में भी देखिए और आज के माहौल के संदर्भ में भी। मतलब भीड़ का भय इस कदर हावी है कि जिस बात पर हंसना चाहिए था उस बात पर हम इस हद तक पहुंच गए। खुलेआम भीड़ के सामने गोली चलाता हुआ नौजवान आया था, तब क्या किसी ने उसके घर पर हमला किया था? नहीं। जैसे ही पता चला गोली चलाने वाला नाबालिग है, सब नाम और चेहरे छिपाने लगे। उसकी विचारधारा की भी किसी ने बात नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि उसे चलकर उसके विचारधारा के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इस नाबालिग के घर कोई हमला नहीं हुआ, कोई नहीं गया। यह बहुत अच्छा हुआ। कनाडा में बातचीत है, लेकिन देखिए जब कुछ लोग घर पहुंचे तो अमूल्या के घर क्या होता है। हम अनुवाद भी दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हाव भाव को देखिए कि किस तरह से कुछ लोग जाकर उसके पिता से क्या कहलवा रहे हैं। ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದೇನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಂದು 100% ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ಇಡೋದು ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಾಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ ಹಾಕಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ये लोग कौन हैं, इसे लेकर कई तरह की राय है। इन्हें दक्षिणपंथी हिंदू संगठन की कैटेगरी में रखा गया है। जब आप नाम नहीं ले सकते, फिर भी ये किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन क्या कोई कानून इन्हें इजाजत देता है कि किसी के घर में घुसकर भारत माता की जय बुलवाएं? ये कौन सा कानून है? इन लोगों पर कोई मामला दर्ज हुआ? मुझे पता नहीं, शायद नहीं हुआ। अमूल्या पर राजद्रोह और अन्य 2 मामले लगाए गए। सोचिए, शत्रुता बढ़ाने के। अमूल्या को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। 19 साल की एक लड़की। 20 फरवरी की इस घटना से पहले अमूल्या ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा है, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। इस पोस्ट में अमूल्या कई देशों को जिंदाबाद किया है उसने, और लिखा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, श्रीलंका जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, भूटान जिंदाबाद, और जो भी देश हैं उन सभी का जिंदाबाद। आप बच्चों को सिखाते हैं, वो कह रही है कि जो देश है वो मिट्टी है। हम बच्चे बताना चाहते हैं कि देश का मतलब है उस जगह में रहने वाले लोग, और उन सभी जरूरी चीजें उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें बुनियादी अधिकार मिलना चाहिए। उन सभी को जिंदाबाद जो समाज की सेवा करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी देश को जिंदाबाद कहती हूं, उसकी नागरिक नहीं हो जाती। कानून के मुताबिक मैं भारत की नागरिक हूं, मुझे अपने देश की इज्जत करनी चाहिए। यहां रहने वाले लोगों के लिए काम करना मेरा फर्ज है, और मैं ये करूंगी। देखते हैं कि आरएसएस वाले अब क्या करते हैं। बहुत सारे संगठन गुस्से में होंगे, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, नहीं मत बोलिए आप, नहीं बोलिए। No, you cannot say that. What are you saying? No, you cannot say that. No, you cannot say that. You cannot say that. No, you cannot say that. You cannot say that. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक मिनट, मुझे दिया है ना, मैं बात करूंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। डिफरेंस
इतना बेमिसाल और बुलंद मुल्क है, लेकिन आप देखिए एक लड़की को लेकर किस तरह से धक्का देते हुए घबराहट मच जाती है। क्या नेपाल जिंदाबाद कहना अपराध है? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर राजद्रोह का आरोप लगा है? दोनों देशों के बीच शत्रुता फैलाने का आरोप है, तो फिर श्रीलंका जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, यहाँ तक कि चीन, भूटान जिंदाबाद, सारी दुनिया के देश जिंदाबाद अपराध क्यों नहीं है? इस तरह की बातें कई प्रकार के कवि करते रहते हैं, शायर करते रहते हैं, खासकर वैसे कवि और रचनाकार जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जैसे कुछ साल पहले 2016 में श्री श्री रविशंकर ने कह दिया कि जय हिंद और पाकिस्तान जिंदाबाद साथ साथ चलें। ये ध्यान रहे कि रविशंकर ने नारे नहीं लगाए थे, मगर साथ साथ चलने की बात कही थी। उसके बाद दोनों ने अलग अलग अपने देश के नारे लगाए। दोनों का मतलब उनके साथ पाकिस्तान के मुफ्ती मौलाना मोहम्मद सईद खान भी थे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, और श्री श्री रविशंकर जय हिंद कहते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब मैत्रीपूर्ण आगे बढ़े। जय हिंद और पाकिस्तान जिंदाबाद साथ साथ चले। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। उस वक्त भी रविशंकर के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और वो सफाई देते रहे कि पाक जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। किसी को नहीं पता कि किसी को जिंदाबाद कहने से कुछ नहीं होता। सबको पता है, होता तो इस देश में हर दिन सैकड़ों नारे मुर्दाबाद के भी लगते हैं। कुछ लोग सुधर जाते, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। अगर किसी दूसरे देश को जिंदाबाद कहना राजद्रोह है, तो अपने देश की सरकार को मुर्दाबाद कहना भी तो राजद्रोह हो सकता है। सिंपल हिंदी में, क्या भारत ने पाकिस्तान को दुश्मन राष्ट्र घोषित किया है? किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बड़ा नेता बन जाता अगर इस बात से, अगर आप देखें कि ये जिंदाबाद करने से। 1995 में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि यूं ही नारे लगा देने से यह नहीं माना जा सकता कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी या देश के खिलाफ। मामला ये था कि पंजाब के 2 अधिकारियों ने खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालसा के नारे लगाए थे, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कई जगहों पर हिंसा हो रही थी। तो अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूटर के वकील ने दावा किया कि इन दोनों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसला दिया कि 2 लोगों के 1-2 बार इस तरह से नारे लगा देना, 2 लोगों का भारत के